हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं बेटा? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? रिवीजन प्रॉपर हो रहा है? तो ठीक है भाई, चलिए पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था बेटा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब स्टार्ट करा था, टॉपिक ये चल रहा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये चल रहा था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये टॉपिक चल रहा था। तो बेसिकली बेटा ध्यान से समझिएगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में डायग्राम मैंने ये बनाया था कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटी C, वायर और सेल का इंटर रेजिस्टेंस एक साथ मैंने रेजिस्टेंस R मान लिया। यहाँ पर मैंने स्विच लगाया और यहाँ पर मैंने ये सेल लगाया। ये सेल है प्लस माइनस और ये सेल का EMF मैंने E सपोज करा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप स्विच ऑन करेंगे, व्हेन यू पुट ऑन द स्विच, स्विच को ऑन करेंगे तो बहुत बड़ा करंट जाएगा। उस समय यह जो कैपेसिटर है बिहेव्स लाइक अ सिंपल वायर विद नो रेजिस्टेंस, एकदम ऐसा लगेगा शॉर्ट सर्किट होगा कैपेसिटर का, करंट अच्छा खासा जाएगा और जितना EMF है उतना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ रजिस्टर में मिलेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटर पर, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ एराइज होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। दोनों का सम EMF के बराबर होना, इसलिए ये कम होगा और ये बढ़ेगा। अब बेटा बिल्कुल आराम से समझना कि ये जो है ऐसे करके करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मुझसे ये पूछा जाएगा, कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बेसिक बातें जो होती है ये मैंने आपको समझा दिया बेटा। अब बेसिकली ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर बेटा अगर मुझसे कहेगा चार्ज एट एनी इंस्टेंट, अगर मुझसे कहेगा चार्ज एट एनी इंस्टेंट, चार्ज एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे चार्ज, चार्ज एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर कैपेसिटर में चार्ज पूछा जाएगा। तो देखिए बेटा हम लोग कैसे करेंगे। देखिए स्विच ऑन करने के बाद करंट फ्लो होता है, चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता है और इसे फुल्ली चार्ज होने में देयर विल टेक सम टाइम, ये कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बेटा फाइनली EMF के बराबर आएगा यहाँ पर प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनली करंट जीरो हो जाएगा और फाइनली प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर आ जाएगा। उस समय चार्ज मैक्सिमम होगा, हम बोलेंगे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। तो वहीं पर जीरो से लेकर के मैक्सिमम चार्ज तक के बीच में किसी टाइम पर चार्ज पूछा जाएगा। तो किसी टाइम पर चार्ज हम बात कर रहे हैं चार्ज एट एनी इंस्टेंट। तो सपोज किसी टाइम पर चार्ज है Q और उसी टाइम पर करंट सर्किट में फ्लो रहा I। तो हम यहाँ पर बेटा ये जो है KVL अप्लाई करेंगे, I इंटू R लिखेंगे। फिर बेटा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखिए इधर से चल रहा है, प्लस माइनस है, तो यहाँ पर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो Q/C होता है ना, और वो भी प्लस में क्योंकि चार्ज इधर फ्लो रहा है। तो Q/C साइकिल की डायरेक्शन फ्लो रहा है, इसलिए Q/C इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे सेल का EMF। तो सेल का EMF नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है साइकिल की डायरेक्शन में, तो प्लस में, तो प्लस E। तो देखिए IR प्लस Q/C इक्वल टू E। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, IR इज इक्वल टू E माइनस Q/C। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो I इज इक्वल टू होगा dQ/dt और बेटा C LCM लेंगे EC माइनस Q और R डिवाइड में जाएगा। तो dQ बराबर हो जाएगा, dQ बराबर हो जाएगा EC माइनस Q अपॉन RC इंटू dt। ये हमारे पास आ गया dQ। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, है ना बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, मिटा रहा हूँ बेटा, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन dQ बराबर इंटीग्रेशन EC माइनस Q अपॉन RC। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई मिस्टेक हो तो बताइएगा। अच्छा एक प्रॉब्लम ये आ गई, एक थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि Q का टर्म एक साइड लाना पड़ेगा, dQ अपॉन EC माइनस Q करना होगा और बराबर अब यहाँ लिखना होगा 1 अपॉन RC इंटू dt, ये करना होगा बेटा।
क्योंकि क्यू का टर्म एक तरफ लाएंगे तभी तो इंटीग्रेट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है सुधार कर लेते हैं। इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन, ये देखिए बेटा ये ऐसे लाइन खींच देते हैं, डी क्यू अपॉन ई सी माइनस क्यू बराबर डी टी अपॉन आर सी। अब लिमिट हो जाएगा 0 से q और टाइम हो जाएगा 0 से t, क्योंकि t बराबर 0 पर नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर। t बराबर 0 मतलब जब आप स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है और किसी टाइम t पर कैपेसिटर पर चार्ज q है। तो यहाँ dt है, टाइम की लिमिट लेनी होगी, यहाँ q है तो 0 से q। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है ln ई सी माइनस क्यू। बहुत आराम से समझना, यह काम करे बेटा, ये लिख चुके हैं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, है ना। आप लिख लीजिएगा इसको ठीक से, वीडियो रोक करके। अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि जगह नहीं बचेगा। ये मैं मिटा दे रहा हूँ बेटा। तो हम लोग चार्ज किसी स्टैंड पे पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए भाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो आएगा ln यानी नेचुरल लॉग ई सी माइनस क्यू अपॉन क्यू का मल्टीप्लाई में क्या -1। देखिए ये इंटीग्रेशन का रूल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है बेटा, ln x क्या होता है, नेचुरल लॉग इनटू x, ये होता है। अगर मुझसे कहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, तो पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिएगा बहुत लोग इंटीग्रेशन भूल चुके होंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसे x की नज़र से देखो। आप इसे x सपोज कर लो, जैसे यहाँ 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, उसी फॉर्मेट में इसे मानो। तो यहाँ लिख लो ln a प्लस बी एक्स, यानी x जिसे मान के चले थे इसे x की तरह ट्रीट करें ln, और ये पूरा लिखेंगे। और अपॉन में, डिवाइड में, x का कॉफिशिएंट कितना है b, वो डिवाइड में जाता है बेटा ऐसे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इसका इंटीग्रेशन करिए dx अपॉन a माइनस बी एक्स, अगर मैं बोलूँ इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसे पूरे को नीचे को x मान के चलो। तो यहाँ पर लिखेंगे ln a माइनस बी एक्स, और फिर अपॉन में x का जो कॉफिशिएंट होगा वो डिवाइड में, x का कॉफिशिएंट कितना -b, तो यहाँ -b देखिए डिवाइड में लाएंगे। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मैं बोलूँ a माइनस एक्स है, अब इंटीग्रेशन बताइए, इसे x की नज़र से देखेंगे, a माइनस एक्स रखेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई में -1 है तो यहाँ -1 करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन आप सीख गए। यही इंटीग्रेशन बेटा यहाँ है, इसलिए मैंने बताया कि देखिए डी क्यू है अपॉन क्यू का टर्म नीचे है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ln और ई सी माइनस क्यू अपॉन, चूँकि यहाँ डी क्यू और क्यू है तो क्यू के मल्टीप्लाई -1 या डिवाइड में। तो ये इंटीग्रेशन जो होता है बेटा ये यूज़ था, इसलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा याद करा दिया। अब बेटा ये लिमिट हो जाएगा 0 से q और बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर सी, और डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t। बहुत आराम से सुनिएगा। अब -1 उठा के पहले इधर भेज दीजिए, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई सी माइनस क्यू माइनस, और ये 0 रखेंगे, ln ई सी बराबर हो जाएगा -1, ये ऊपर गया, -1 अपॉन आर सी, और t -0 t हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, क्या होता है log m बाई n, ln ई सी माइनस क्यू अपॉन ई सी इज इक्वल टू -t बाई आर सी। अब ये ln हटेगा, उधर जाएगा तो एक्सपोनेंट हो जाएगा। देखिए आप एक काम करिए, ई सी अलग अलग कर ली, ई सी बाई ई सी 1 हो गया, q बाई ई सी इज इक्वल टू e की पावर -t बाई आर सी, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना। मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ तक, देखिए डेरिवेशन चल रहा है ये, है ना, ये पूरा डेरिवेशन चल रहा है, घबराना नहीं है बेटा। ओके, इसको ब्रैकेट में ले लो, है ना। और ये दिस इम्प्लाइज, इस स्टेप के बाद मैंने यहाँ लिखा है दिस इम्प्लाइज। अब बेटा मेरे को क्यों निकालना है, तो मैं इधर मिटा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। तो फाइनली मेरे पास आ गया Q अपॉन ई सी। सोच के देखो बेटा, इसको उठा के इधर ला, इसको उठा के इधर, तो 1 माइनस ई की पावर -t बाई आर सी, है ना। तो Q बराबर किसी टाइम पर देखिए चार्ज का फॉर्मूला आया, ई सी ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -t बाई आर सी। दिस इज़ द फार्मूला। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आराम से समझना, चीज़ों को समझो ध्यान से।
तो पहले तो बेटा आरसी सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, तो आरसी सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है और किसी टाइम पर कैपेसिटर पर जो चार्ज आ चुका होगा वो है Q बराबर E इज द EMF ऑफ द सेल, C इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ब्रैकेट में 1 माइनस E एक्सपोनेंट फंक्शन है, माइनस T इज द टाइम, वो टाइम जिस टाइम पर चार्ज पूछा जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, चार्ज बढ़ रहा है, तो जीरो पर स्विच ऑन कर दिया। अब बोलेगा 1 सेकंड बाद कितना चार्ज आएगा, 2 सेकंड पर कितना चार्ज होगा, तो वही वो टाइम है अपॉन R इज द रेजिस्टेंस, फिर C इज द कैपेसिटी। तो ये बेटा किसी टाइम पर कैपेसिटर पर ये चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर EC, ब्रैकेट में 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाई RC। बहुत आराम से सुनना बेटा, बहुत आराम से। तो किसी टाइम पर ये चार्ज का फॉर्मूला है, पहले तो किसी टाइम पर चार्ज का फॉर्मूला, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है। फिर सुनो बेटा, बहुत आराम से सुनना, यहां पर आपको कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, ये सुनिए। सबसे पहली बात बेटा, अगर ये फुल चार्ज हो गया, बताओ अगर ये फुल चार्ज हो गया तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर जिस समय कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, पहले तो उस समय करंट 0 हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ करके ये कितने के बराबर हो जाएगा, जब ये फुल चार्ज होगा तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, EMF के बराबर होगा। देखिए ध्यान से, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया, कंप्लीट चार्ज हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के बराबर हो गया। यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, यहां 0 से बढ़ते बढ़ते EMF के बराबर हो गया। जैसे EMF के बराबर होगा करंट 0 हो जाएगा, हम बोलेंगे जो भी चार्ज आए वो मैक्सिमम चार्ज हो गया। तो बेसिकली बेटा उस समय कितना चार्ज होगा, जिस समय पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर आया, प्लेट्स के बीच का EMF के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है, उस समय चार्ज होगा CE, यानी E इंटू सी, Q बराबर CV के फॉर्मूले से। तो बेसिकली बेटा इस एक्सप्रेशन में E इंटू सी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, EC रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। बहुत आराम से सुनना, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो EC रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो यहां पर EC जो है ना, ये हम समझेंगे मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखिए बेटा, जब फाइनली यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है तो उस समय चार्ज मैक्सिमम होगा, और कैपेसिटर में आपने पढ़ा था Q बराबर CV, V की जगह E, यानी E इंटू सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम चार्ज। क्लियर यहां तक? फिर सुनो, आराम से समझना, आराम से अभी मेरी बात को समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। फिर सुनना बेटा, यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यहां पर बेटा बहुत आराम से सुनना कि अगर मैं इसको लिख सकूं तो Q मैक्स इज इक्वल टू, Q मैक्स लिख लो या फिर Q नॉट भी लिखते हैं बेटा, मैक्सिमम चार्ज, वो E इंटू सी होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब जो अगला पॉइंट है बेटा इसको समझिए, अगला पॉइंट क्या है इसको समझिए। देखिए बेसिकली ये जो बेटा RC टर्म होता है, R इंटू सी, R इंटू सी, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस में इंटर रेजिस्टेंस भी शामिल है, सब टोटल रेजिस्टेंस, और इनटू कैपेसिटी, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटी रिप्रेजेंट्स टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, रिप्रेजेंट्स टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अब सवाल उठता है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, सवाल उठता है बेटा कि RC रिप्रेजेंट्स टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अब सवाल उठता है व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से समझना, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट किसे बोलते हैं, है ना बेटा। बहुत आराम से मेरी बात को समझिए, ये बहुत बेसिक बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट यानी R इंटू सी। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो देखिए बेटा टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलते हैं द टाइम आफ्टर विच, द टाइम एट विच
द टाइम एट विच, वह समय जिस पर कि एट विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, the charge on the capacitor rises to, the charge on the capacitor is found to be 63% of the maximum charge, 63% of the maximum charge। यानी बेटा वह समय जिस पर कि कैपेसिटर पर, वह समय जिस पर कैपेसिटर पर 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का 63% आ चुका होता है। आप देखो इसे सॉल्व करके, ध्यान से सुनना। पहले तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन सब लोग याद रखेंगे। द टाइम एट विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज फाउंड टू बी 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। अगर मैक्सिमम चार्ज 100 होना है बेटा, तो वो टाइम जिसमें कि 63 चार्ज आ चुका होगा, उस टाइम को बोलते, जितने देर में ये हो जाएगा 63% ऑफ द मैक्सिमम, दैट टाइम इज सेड टू बी द टाइम कांस्टेंट। बहुत क्लियर वर्ड्स है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, किसी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता बेटा, Q इक्वल टू EC 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। मैंने कहा वो टाइम जिस पर कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम का 63%, मैक्सिमम चार्ज इज EC और इसका 63%, यानी 63/100, यही होगा ना, 63/100, ठीक, बराबर हो गया EC 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। बहुत आराम से सुनना बेटा, EC कट गया, आराम से समझना। अब देखो E की पावर माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर लाया, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा, तो 61 माइनस 63/100। ठीक से देखो, 100 का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा 37/100, दैट इज 0.37। E की पावर माइनस टी बाई आर सी की वैल्यू आ रहा है 0.37। अब समझना ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझना, टू बी क्लियर बिल्कुल। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कोई नहीं भूलेगा। R इंटू सी को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है कि स्विच ऑन करने के बाद जितने समय में कैपेसिटर पर मैक्सिमम का 63%, अगर मैक्सिमम चार्ज 100 कूलम है तो जितने देर में 63 कूलम होगा, यानी मैक्सिमम चार्ज जो भी है उसका 63% आने में जितना टाइम होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। मान लीजिए अगर मैं बोलूं टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है इस सर्किट का, अगर मैं बोलूं टाइम कांस्टेंट को टाउ से दिखाते हैं बेटा, अगर मैं बोलूं टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड है तो स्विच ऑन करिए और घड़ी में समय देखिए। स्विच ऑन हुआ, अब घड़ी में समय देखिए 0.01 सेकंड, 0.02 सेकंड, 0.09 सेकंड। जैसी 0.1 0 करके 1 सेकंड जैसी होगा तो कोई धमाका नहीं होगा। जैसी टाइम 1 सेकंड के बराबर है, टाइम कांस्टेंट अगर 1 सेकंड है तो जैसे ही टाइम 1 सेकंड होगा, स्विच ऑन करते ही 0 से घड़ी बढ़ने लगेगी, स्टॉप वॉच बढ़ने लगेगा टाइम उसमें। जैसे ही 1 सेकंड होगा तो पता है क्या होगा, कैपेसिटर पर मैक्सिमम का 63% आ चुका होगा। ठीक 1 सेकंड पर आप देखो तो अरे कैपेसिटर पर मैक्सिमम का 63% एग्जैक्टली आ चुका है, तो दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। और ये R इंटू सी के बराबर होता है। क्यों होता है अभी देखो ना, साफ साफ सामने समझ में आएगा, अभी सामने समझ में आएगा। यहां तक समझ में आया? फिर देखो बेटा, बहुत आराम से सुनना, आराम से मेरी बात सुनते चलो। अब यहां पर बेटा पता है E की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू 0.37, बेसिकली 1/E बराबर होता है 0.37। कैसे? E की वैल्यू होता है 2.718, तो जब आप 1/2.718 करेंगे बेटा तो ये अपने आप आ जाएंगे 0.37 पे। E मतलब एक्सपोनेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.718 होता है, तो 1/2.718 करेंगे तो 0.37 पे आ जाएंगे। तो बेसिकली 0.37 को E की पावर -1 करेंगे। 1/E मतलब E की पावर -1 ही तो हुआ। E को ऊपर ले जाओगे, पावर में 1 ऊपर ले जाओ तो -1 नहीं हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वेट करेंगे, तो T बाई आर सी इज इक्वल टू 1 एट दैट टाइम इज कॉल्ड टाउ। उस टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा
है ना, जितने टाइम में 63% हो जाता है मैक्सिमम का, उस टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई टाइम कांस्टेंट इज RC। तो टाइम कांस्टेंट तो पहले होता है R इंटू सी के बराबर, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटी, टाउ बराबर R इंटू सी, जिसमें कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर के सीरीज में लगा होना चाहिए, जिसमें कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर के सीरीज में लगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने वाला करंट इससे यहाँ पर करंट जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अनुसार यहाँ होगा। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू R इंटू सी इज द टाइम कॉन्स्टेंट। बहुत साफ साफ मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत साफ साफ क्लियर वर्ड्स में पढ़ा रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। टाइम कांस्टेंट का मतलब आपका डेफिनेशन क्लियर हुआ कि वो टाइम जितने टाइम में कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज का 63% आ जाएगा, उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो किसी भी RC सर्किट का जो चार्जिंग हो रहा है ना, कैपेसिटर का सेल लगा होगा तो समझ जाना कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। चार्जिंग सर्किट हो रही है, कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज टाउ इक्वल टू R इंटू सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटी। दिस इज द टाइम कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आइए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल समझते चलिए बहुत आराम से। तो आप बताइए किसी टाइम पर चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कैपेसिटर पर किसी टाइम पर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार मार के अगली बात, तो आपने चार्ज का फॉर्मूला क्या देगा, EC ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई RC, यही पढ़े ना बेटा। बताओ EC क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो EC को मैक्सिमम चार्ज यानी मैक्सिमम चार्ज को Q मैक्स कर लो या Q नॉट कर लो, बात एक ही है, Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन, और RC का मतलब टाउ होता है। यानी आप या तो ये फॉर्मूला याद रखें किसी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज का फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं किसी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज का फॉर्मूला। EC को मैक्सिमम चार्ज कहते हैं, Q नॉट से दिखा लो, Q मैक्स से दिखा सकते हो और RC को टाउ बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट, सिंपल कहानी, कोई लफड़ा नहीं। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर ये जो है ये 2 ओम है, ये कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड, और सर यहाँ पे सेल है, अगर मेरे से कोई कहे ये 10 वोल्ट का है, अगर मेरे से कोई कहे फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैं क्या करूँगा बेटा, बहुत आराम से समझना। तो बोलेंगे जिस समय मैक्सिमम चार्ज आएगा उस समय करंट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये अनचार्ज था, जीरो चार्ज था इस पर। स्विच ऑन करोगे तो आपको समझाया था मैंने, करंट बहुत बढ़ा जाएगा। जब कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज है तो उस समय ये वायर की तरह काम करता, करंट ऐसे जाएगा, सारा 10 वोल्ट यहाँ मिलेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा। यहाँ अगर 1 वोल्ट आया तो यहाँ 9 वोल्ट होगा, ताकि दोनों का सम 10 रहे। यहाँ 2 वोल्ट हुआ तो यहाँ 8 वोल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ कम होगा। एक समय ऐसा होगा कि चार्ज मैक्सिमम होकर 2 से बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और सोचिए यहाँ 0 वोल्ट है, यानी कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप तो होना ही पड़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, नहीं करंट जा ही नहीं रहा इसमें। तो जिस समय ये फुल चार्ज होगा उस समय पोटेंशियल डिफरेंट जितना सेल का EMF है उतना यहाँ हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ज कर रहा है, मैक्सिमम चार्ज यानी E इंटू सी, EMF है 10 और कैपेसिटी है 5, 10 इंटू 5। उस समय रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, मैक्सिमम चार्ज जिस समय फाइंड करने को होगा, यानी 50 माइक्रोकूलम इज द मैक्सिमम चार्ज। कंसेप्ट बहुत साफ साफ है बेटा, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, एकदम साफ साफ कंसेप्ट है। इसी क्वेश्चन को मैं और बदलता हूं, देखो अगर मेरे को इस क्वेश्चन में कहे, अगर मेरे को कहे क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, बताओ बेटा फाइंड द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अगर मेरे बेसिक्स पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं ठीक से, अगर आपने मेरी कही हुई बातों को याद रखा है, आपने सही से लेक्चर अटेंड करा, नोट्स में लिखा, रफ में प्रैक्टिस करा, कल जो पढ़ाया था वो,
तो आप सोच लेंगे मैक्सिमम करंट, बताइए मैक्सिमम करंट कब होता है? तो आप बोलेंगे सर जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो उस समय करंट बहुत बढ़ा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि कैपेसिटर वायर की तरह काम करता है, तो सारा पोटेंशियल यहाँ मिल जाता है। तो मैक्सिमम करंट के समय कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं होगा, सारा वोल्टेज जो है वो यहाँ होगा। मैक्सिमम करंट I बराबर E/R कर लेते हैं सिंपली। मैक्सिमम है तो I0 से लिख लो। चलो EMF कितना है 10 और रेजिस्टेंस कितना है? देखो बेटा इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 10/2 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट, 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट जाएगा। जैसे स्विच ऑन करके 5 एम्पियर करंट जाएगा, फिर धीरे धीरे 4.9 4.8 4 3 2 1 0। जैसे 0 हुआ यहाँ चार्ज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट 0 वोल्टेज 0। सिंपल कहानी। इतनी बेसिक बात मैं करा रहा हूँ, बहुत सिंपल करा रहा हूँ, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। फिर सुनिए बेटा, बहुत आराम से सुनिए बिल्कुल आराम से समझते रहना बेटा। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है सर किसी टाइम पर चार्ज आपने समझा दिया कि कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा किसी टाइम पर, ये हमने पढ़ लिया, ये मैंने आपको पढ़ाया। अगर नहीं आया तो आप वीडियो रिप्ले करो, दोबारा सुनो बेटा। अब अगर मुझसे कहेगा कि भैया चलो बताओ कितना करंट इसमें किसी टाइम पर कितना करंट मिलेगा, क्या इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होगा? तो बोलेंगे नहीं, कांस्टेंट करंट नहीं फ्लो होगा, डीसी करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों नहीं डीसी करंट होगा? डीसी का मतलब होता है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डीसी करंट एक कांस्टेंट करंट होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है। यहाँ देखिए डायरेक्शन तो वही रहेगा लेकिन करंट स्टार्टिंग में खूब बढ़ा जाएगा, करंट धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगा। तो डीसी करंट हुआ? नहीं हुआ, ये डीसी करंट नहीं। और एसी भी नहीं। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है डायरेक्शन साइक्लिक बदले, कभी इधर जाए फिर उल्टा इधर जाए, फिर इधर जाए फिर उल्टा इधर जाए, वो भी नहीं है। यहां पर बेटा इस करंट को हम क्या बोलेंगे? ना डीसी बोल सकते हैं ना एसी बोल सकते हैं। एसी में क्या होता है? ऑल्टरनेटिंगली डायरेक्शन बदलेगा, कभी इधर जा रहा फिर इधर जाएगा, फिर इधर जा रहा फिर इधर जाएगा, कभी ऐसे फ्लो रहा फिर ऐसे फ्लो होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग ये होता है। डीसी तो बोलता है कि कांस्टेंट करंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। ये कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड भी नहीं है। पता है इस करंट को बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिएंट करंट, है ना। तो देखिए करंट एट एनी इंस्टेंट पढ़ रहे हैं, करंट एट एनी इंस्टेंट, करंट एट एनी इंस्टेंट। सर्किट में किसी टाइम पर करंट पढ़ रहे हैं बेटा, एट एनी टाइम समझो। इस करंट को सबसे पहले तो ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। दिस करंट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। देखिए स्पेलिंग देखिएगा, ट्रांजिएंट करंट, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पर किसी ने आरसी सर्किट को, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर साथ में लगा है इसलिए इसे आरसी सर्किट कहते हैं। अगर आरसी सर्किट को ट्रांजिएंट सर्किट बोल दे तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। आरसी सर्किट को अगर ट्रांजिएंट सर्किट बोल दे तो कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। देखिए बहुत लोगों को पता नहीं होता, कभी क्वेश्चन बोलेगा इन ट्रांजिएंट सर्किट, बस ट्रांजिएंट सर्किट सुनते ही उनके दिमाग के ट्रांसफार्मर फ्यूज हो जाते हैं, दिमाग के ट्रांसफार्मर फ्यूज हो जाते हैं, गोबर हमला कर देता है, दिमाग में गोबर हावी हो जाता है, फिर क्लास एग्जामिनेशन हॉल सब तबेला लगने लगता है कि सब तबेला है भाई, कुछ नहीं है बस तबेला ही है। बेंच पे बैठे तो ऐसा लगता नहीं भैंस के ऊपर बैठे हुए, ऐसा फील होता है। ट्रांसफार्मर उड़ गया भाई, दिमाग खराब हो जाता है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं ये ना कराऊं तो आपकी जो हालत होती है वो मैं जानता हूं, आपको मैं बेटा बहुत अच्छे से जानता हूं। आप बात बात पे कंफ्यूज होते हो, बात बात पे डर जाते हो, बात बात पे पढ़ाई से दूर भागने का मन करता है। मुझे तो ये भी कंप्लेन मिला कि कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया है, कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया। भगवान भरोसे है, जो होगा अब देखी जाएगी। तुम क्या लेके आए थे, तुम क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसी सिद्धांत पे कुछ लोग इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं भाई। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे।
सीधा उनका फॉर्मूला बिल्कुल सही था। अच्छा वो ना जब नहीं पढ़ते हैं मन में इस फीलिंग है कि पढ़ नहीं रहे हैं, मन में है कि गलत हो रहा है, लेकिन उस मन को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं कर रहा हूँ। और वो क्यों उनका बहुत बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है। उस क्यों को धराशायी करने में मास्टर, टीचर, पेरेंट्स सब बिल्कुल हालत खराब हो जाए, लेकिन उनका क्यों जो है वो ख़त्म नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि खाली हाथ आएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, तो तुम क्या लेके जाओगे जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। फिर दूसरा, यार जीवन मिला है, क्या पूरे जीवन पढ़ते पढ़ते रहें? यार इतना एज हो गया है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कभी तो ब्रेक लो। छोड़ो यार। तीसरा क्यों, यार मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, मेरा मन करता है क्रिकेट खेलने का, मेरा मन करता है पबजी खेलने का, मैं वीडियो गेम में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, है ना। ऐसे ऐसे क्यों, ये जो क्यों है उसको सेटिस्फाई करता, मन में सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। 2 दिन तक तो वो फुल्ली कॉन्फिडेंट, नहीं पढ़ रहा हो तो क्यों नहीं पढ़ रहा हो, इसका रीज़न है मेरे पास, रीज़न है। और अभी इस टाइम पे तो और बिल्कुल रीज़न स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं, अब तो बिल्कुल सही चल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ना मेरे को। और ना पढ़ने के बहाने क्या बनाएगा, मोबाइल देख रहे हैं, आंखों में दर्द हो रहा है। अच्छा भाई क्यों, लेक्चर देखने से आंखों में दर्द होता है। फिर क्या बनाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे ऐप पर ये वीडियो नहीं चला ठीक से, इसलिए मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ। बेटा तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाने में सब ठीक हो जाता है, तुम जो वो मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते हो उस समय सब परफेक्ट चलता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक रहता है, और तुम्हारी आंखें तो एकदम गजब की, आंखों से रोशनी निकलता है, और एक एक पॉइंट देखता है वीडियो गेम में कि कहाँ क्या बंदूक मारना है और किसको मार डालना है, वो सब दिखता है आपको। और जिस समय हम लोग की शक्ल दिखती है लेक्चर में, उसके बाद सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, कनेक्टिविटी की, आंखों की, थकान की, है ना, डेटा कंजम्पशन की, सब प्रॉब्लम दिखती है। तो जितना एक्सक्यूज बनाना बना लो भैया, अल्टीमेटली फाइनली होगा क्या, तुम पढ़ाई से दूर होते जाओगे, और बोर्ड एग्जाम है, कंपटीशन है, आपका इंतज़ार नहीं करेगा। ये तो होगा, बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होगा, और रिज़ल्ट आपको पूरा जो आपने किया है, ये जो जितने आपने जो पाप किए हैं वो रिज़ल्ट में आएगा, पाप का फल। आप नहीं पढ़ेंगे, आपके नंबर कम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, और हो भी गया तो रैंक खराब आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे इंडिया का हर स्टूडेंट बहुत पॉजिटिव है, वो पढ़ रहा है और अच्छा भी करेगा। और आप में से कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव ले रहे होंगे, यार मुझे पढ़ना है यार, अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा है। और कुछ बच्चे एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, घूम रहे एक्सक्यूज़ बना करके, घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। चलिए खैर, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। अब मुझे बेटा करंट किसी इंस्टेंट पे बताना है, तो किसी टाइम पर करंट, देखिए पहले तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर Q नॉट, या EC ले लीजिए, चलिए EC 1 माइनस e टू दी पावर माइनस T/RC, ये किसी टाइम पर चार्ज का फार्मूला है। तो I बराबर होता है बेटा dQ/dt, यानी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और डिफ्रेंशिएशन का नाम सुनते ही बहुत लोग के हाथ पाँव फूल रहे होंगे, डिफ्रेंशिएशन का नाम सुनते ही बहुत लोग के चक्कर आ रहे, गस्त मार के गिर गए होंगे, अरे यार अब इसे जो है वो क्या इलेक्ट्रल पाउडर पिलाओ, बेचारे को चक्कर आ गई। तो बेटा ध्यान से सुनो, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और E याद करो, तुम्हें एक बार बचपन में आज से 100 साल पहले डिफ्रेंशिएशन सिखाया गया था, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन वही होता है e की पावर x। अगर e की पावर 2x होता है तो हम पूरा इसे पहले देखते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन तो वही रहेगा, इनटू जो पावर में 2x उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2, और x का डिफ्रेंशिएशन 1।
माइनस में रहेगा तो e⁻⁻2x और -2 मल्टीप्लाई में x का डिफरेंशिएशन 1। ये बहुत पहले एक बार पढ़े थे डिफरेंशिएशन, आज से 100 साल पहले जब आप 11th में थे। आप 11th में थे, आपको पढ़ाया गया था और आप डिफरेंशिएशन को भूल गए, इसे गहरे गड्ढे में दफना दिया और बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के फिजिक्स कैसे होगी। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन, ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही रहता है। अब ऊपर में क्या लिखा बेटा, -t/RC इसका डिफरेंशिएशन, तो -1/RC एक साइड ऐसे रखेंगे और t का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो t का डिफरेंशिएशन 1। मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है, आपकी सच्चाई मुझसे छुपी हुई नहीं है। आई नो वेरी वेल कि यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े बैल हैं, बड़े बड़े खतरनाक प्राणी हैं, है ना। आई नो, c से c कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i बराबर होगा e/r e⁻⁻t/RC। और अगर तुम थोड़े समझदार होते तो e/r मैक्सिमम करंट, या यूँ कह लीजिए इनिशियली जो करंट जाएगा, जो कि मैक्सिमम करंट होगा वो होगा, क्योंकि इनिशियली जब स्विच ऑन करोगे तो ये कैपेसिटर कैसा काम करेगा जल्दी बताओ, वायर की तरह शॉर्ट सर्किटेड, चार्ज ही नहीं इसलिए शॉर्ट सर्किटेड। उस समय पोटेंशियल ड्रॉप बहुत बड़ा होगा ईएमएफ के बराबर, तो करंट भी बहुत बढ़ा जाएगा। तो E/R इज द मैक्सिमम करंट एट मैक्सिमम करंट, जो कि मैक्सिमम करंट कब होगा, t बराबर 0 पे। इसलिए बेटा इस फॉर्मूले को ऐसे लिखिए, I बराबर I0 e⁻⁻t/RC को टाउ भी लिख सकते हैं, R इंटू सी को टाउ तो लिखते ही हैं, RC को तो टाउ लिखते ही हैं। क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। टाउ इज द टाइम कांस्टेंट RC के बराबर। तो करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर I0। I0 क्या बेटा, मैक्सिमम करंट। कब होता है मैक्सिमम करंट, t बराबर 0 पर। और e⁻⁻t/RC लिखो या -t/टाउ। टाउ इज अ फिक्स क्वांटिटी, टाइम कांस्टेंट है, वो टाइम की यूनिट के बराबर आता है उसका वैल्यू। तो करंट किसी टाइम पर, ये ट्रांजिएंट करंट है बेटा, इस सर्किट को ट्रांजिएंट सर्किट भी कहते हैं। इसमें ना तो AC करंट है ना DC करंट है, बेसिकली ये ट्रांजिएंट करंट है। आपको पूछा जाएगा कौन सा करंट है ये, तो आपको जवाब मिलना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा ट्रांजिएंट करंट है ये। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अब सुनिए, तो अब बेसिकली बेटा बहुत आराम से आपने इतना सब कुछ पढ़ा। अब मुझे बताइए कि आपसे पूछा जाए RC सर्किट में जब चार्ज ग्रो कर रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, तो किसी टाइम पर चार्ज का फॉर्मूला आया Q बराबर Q0 1 - e⁻⁻t/टाउ। मैं हर चीज़ पूछूंगा। Q0 मतलब क्या है, मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज मतलब E इंटू सी। टाउ क्या बेटा, R इंटू सी। अगर आपसे बोलेगा या आप ग्राफ प्लॉट करो Q वर्सेस T का, इधर टाइम इधर चार्ज Q, तो यहाँ पर बेटा ये जो ग्राफ आएगा बेटा, देखिए इस तरह का ग्राफ आएगा, घबराना नहीं है। देखिए चार्ज ग्रो कर रहा है, इनिशियली चार्ज 0, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, और थ्योरेटिकली चार्ज को मैक्सिमम तक आने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा इनफाइनाइट टाइम में, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली नहीं होगा। कैपेसिटर चार्ज करोगे तो कुछ ही सेकंड कुछ ही मिनट में चार्ज हो जाएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम यानी लॉन्ग टाइम बाद चार्ज होगा। क्यों होगा बता रहा हूं कि ग्राफ पे ऐसा क्यों आता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है बेटा, बढ़ता जा रहा, ऐसे करके बढ़ेगा। यहां पर जब t की वैल्यू टाउ के बराबर होता है 1 टाइम कांस्टेंट, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर 63% यानी 0.63 Q0, या EC लिखना चाहे तो EC लिख दें, EC तो 0.63 EC 63% 1 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर पे चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इनफाइनाइट टाइम, तो बेसिकली ये जो टाइम होता है बेटा बहुत छोटा होता है, कुछ नैनो सेकेंड होगा, कुछ भी, जैसे मान लीजिए 1 मिली सेकेंड है,
तो ग्राफ पे 0, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, अब 1 सेकेंड में चार्ज हो गया, तो 1 सेकेंड ग्राफ पे क्या बहुत दूर नहीं आएगा? दिमाग लगाओ, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, मिली है 10 टू द पावर -3, फिर 100 मिली सेकेंड, फिर आके जाएगा 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड। तो ये जो 1000 मिली सेकेंड है, 1000 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड इज 1 सेकेंड, क्योंकि मिली में था 10 पावर -3, तभी तो 1 सेकेंड। तो 0 से 1, 2, 3000 मिली सेकेंड तक का सफर बहुत दूर जाएगा, इसीलिए ग्राफ पे ये जो है पैरेलल चला जाता है। तो देख के लगता है कि इनफाइनाइट टाइम होगा, दैट इज लॉन्ग टाइम होगा। बोला भी जाता क्वेश्चन में लॉन्ग टाइम बाद चार्ज होगा, प्रैक्टिकली देखो तो लॉन्ग टाइम नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आज किया 2000 साल बाद चार्ज होगा, ऐसा नहीं होता है। 1 सेकेंड में चार्ज हो, लेकिन 1 सेकेंड बहुत बड़ा है टाइम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऐसे चलता है। ये बात नहीं समझ में आए तो वीडियो रिप्ले कर लेना, ये सुन लेना दोबारा ये बात जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया था 1 सेकेंड में सर चार्ज हो जाता, तो ये ग्राफ ऐसे क्यों खींचते? ये तो लगता है इनफाइनाइट टाइम बाद जाकर के मिलेगा, बराबर होगा। दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पर जाके मिलती हैं, ये टाइम तो इनफाइनाइट होगा। अगर आपसे बोलेगा कैपेसिटर कितने बाद चार्ज हो, तो बोलते लॉन्ग टाइम लगेगा चार्ज होने में। वाई लॉन्ग? 1 सेकेंड कोई लॉन्ग टाइम होता है क्या? नहीं, लेकिन 1 सेकेंड लॉन्ग है 1 मिली सेकेंड के रिस्पेक्ट में, इसलिए लॉन्ग टाइम बोलते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आया। और बेटा अगर मुझे करंट का देखा जाए तो I बराबर I0 e⁻t/τ होता है। अगर करंट वर्सेस टी ग्राफ कहा जाए, इधर टाइम लिया जाए इधर करंट लिया जाए, तो हम जानते हैं इनिशियली मैक्सिमम करंट होता है और फिर ये करंट धीरे धीरे डिक्रीज होकर फिर इनफाइनाइट टाइम बाद करंट 0 होगा। इसमें ठीक t बराबर τ 1 टाइम में पता है करंट कितना घट के बचेगा? ओनली 37% बचेगा, ओनली 37% बचेगा। जैसे 1 टाइम कांस्टेंट में चार्ज कितना हो जाता है कैपेसिटर पे? 0.63%। बोलेगा करंट उसी टाइम में करंट कितना घट जाएगा? तो 37% बचेगा, 63% डिक्रीज हो चुका होगा। करंट डिक्रीज हो रहा है ना, तो 1 टाइम कांस्टेंट में 63% डिक्रीज हो जाएगा, ओनली 37% बचेगा करंट। तो ये ग्राफ था, ये आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है। आज जितना पढ़ाया उसको ठीक से कर लीजिएगा बेटा, कल इसी में बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।